हेडिंग दे ज्वालामुखीता। चलिए ध्यान दें, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात हम लोग एक समझेंगे। शब्द आप सभी लोग सुने हैं, ज्वालामुखी नाम सुने हैं ना? तो बताओ ज्वालामुखी और ज्वालामुखीता में क्या अंतर है? ये दोनों में क्या अंतर है? तो ज्वालामुखी कहेंगे तो मुखी माने केवल मुख होता है, मुख जो बाहर दिखाई दे, ये पूरा को हम लोग ज्वालामुखी कहते, पूरे को ज्वालामुखी कहते। और ज्वालामुखीता का मतलब अंदर से स्थेनोस्फेयर से कैसे चलता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इस समस्त ज्वालामुखी के प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं। पहले तो टर्म क्लियर हो गया है। अगर हम केवल ज्वालामुखी लिखे तो आप समझोगे केवल यही वाला सेक्शन देखना। मुखी माने तुम सभी लोग जानते हो, मुख। अब हम कहें कि बड़ा अच्छा चंद्रमुखी है, तो चंद्रमुखी माने क्या हो? वाह, चंद्रमा के समान मुख। नया नया शादी होता है तो चंद्रमुखी लगती है। शादी के 3-4 साल बाद तब सूर्यमुखी हो जाती है। सूर्यमुखी, सूर्य के जैसा मुख। और 6-7 साल 8 साल शादी का हो गया तब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी तो समझ रहा है? तो ज्वालामुखी का मतलब आप लोग समझ गए, मुख ज्वाला के समान हो। देखो यहाँ पे तुलना के लिए मैंने उदाहरण लिया, मुख मीन्स मुंह होगी, चंद्रमा के समान चंद्रमुखी, सूर्य के समान सूर्यमुखी, और ज्वाला, ज्वाला मीन्स अग्नि, अग्नि के समान, तो इसका नाम क्या होगा? ज्वालामुखी हो। तो अब हम लोग जरा ध्यान से समझें, हम लोग चैप्टर का नाम लिखे हैं ज्वालामुखीता, वोल्केनिज्म। इसका मतलब पूरे ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया का अध्ययन इस पाठ में हम लोग करें। ज्वाला, अब बताओ इसके इस सेक्शन को क्या कहते? तो ये मुख है, मुख है या मुंह है, दोनों में अंतर है। मुख और मुंह समझते हो? नहीं समझता? मुख का मतलब ये सब हो गया, मुखौटा, चांद जैसा मुखड़ा। तो चांद जैसा मुखड़ा में ई वाला है? नहीं, ये पूरा है। अरे मुंह जब बोल रहे हैं चांद जैसा मुखड़ा का मतलब ये पूरा। हाँ, अब खाली कहे कि मुंह कैसे बने ले, तो मुंह ई वाला है, मुख से खाते नहीं है, मुंह से खाते हैं। तो मुंह और मुख में अंतर। जब हम बोलेंगे मुंह तो समझोगे ई वाला, मुख तो समझोगे ई पूरा। ये ज्वाला मुख है कि मुंह है? जल्दी बोलो। ये मुंह है, मुंह है निकलने वाला, मुख ये पूरा का पूरा है। ये ज्वाला, ध्यान दीजिए, जब हम कहेंगे ज्वालामुखी तब पूरा समझना। कई लड़का ज्वालामुखी बोलते हैं तो खाली ये समझता है, ये ज्वालामुही हो गया, ज्वालामुही हो गया, खाली ज्वाला का मुंह जिससे ज्वाला निकल रहा है। तो अब जरा हम लोग देखें, ज्वालामुखी आपको पिछले क्लास में जो समझाए थे, थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक का डिटेल करें। जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो जो महासागरीय प्लेट होते हैं उसके घनत्व अधिक होने के कारण वो नीचे चले जाते हैं। और नीचे आपको बताए थे 100 से 200 किलोमीटर के बीच का टेम्परेचर 800 डिग्री सी से 1200 डिग्री सी होता है। और इसमें कोई भी जो भी हमारा जाएगा वो सभी प्लास्टिक फॉर्म में पिघला जैसा हो जाएगा, और इसी को हम लोग स्थेनोस्फेयर कहते हैं, स्थेनोस्फेयर कहते हैं। तो स्थेनोस्फेयर में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, स्थेनोस्फेयर का औसत ताप क्या होता है? जल्दी बोलिए, स्थेनोस्फेयर का औसत ताप क्या होता है? 800। अरे औसत बोले, औसत बोलेंगे तो जोड़ो, 1200 और 800, 2000, 2 से भागा 1000। औसत बोलेंगे तो भागा होगा मारो। तो इसका औसत तापमान कितना है? 1000।
अब महत्वपूर्ण चीज हम लोग समझें, स्टेनोस्फेयर को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, इसको मैग्मा चेंबर कहते हैं। ये मैग्मा चेंबर है और प्रतिदिन यहाँ पे ये प्लेट से मैग्मा का निर्माण हो रहा है, वो प्लेट यही पिघल के मैग्मा बना रहे हैं। और ये मैग्मा कहीं से अगर नहीं निकलेगा तो अचानक किसी दिन पूरे पृथ्वी ब्लास्ट कर जाए। तुम्हारे कुकर में वाष्प बन रहा है तो उसके लिए एक प्रबंधन है सीटी। अगर सीटी भी फेल हो जाए तो देखे होगे ढक्कन में एक गोल सेफ्टी बल्ब लगा रहता है। अगर हमारा ए सीटी फेल है तो सेफ्टी बल्ब पिघल करके कुकर को सुरक्षित करेगा। बस यही समझना है, ईश्वर पूरे पृथ्वी पर ये ज्वालामुखी टाइप का सेफ्टी बल्ब दिए। ये रहने से फायदा, जब वहां ज्यादा हुआ तो ये कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और ज्वालामुखी ज्यादा निकलते हैं समुद्री भाग में, स्थलीय भाग में, स्थल और समुद्र के मिलन भाग में। जल्दी बोलिए। तो ये सबसे ज्यादा स्थल और समुद्र के मिलने वाले पार्ट, जहां महासागर और स्थल मिलते हैं, वो पार्ट पे सबसे ज्यादा ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। यानी ज्वालामुखी मिलते हैं बहुत कठोर भूमि वाले में या मुलायम चट्टान वाले में। मुलायम क्योंकि बहुत कठोर है तो नीचे से निकल नहीं पाएगा। और इसीलिए ये महासागर और स्थल के मिलने वाले भाग में ये पृथ्वी के सेफ्टी वॉल्व के रूप में काम करता है। अब ऑब्जेक्टिव आएगा कि पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व है, चॉइस ए में देगा 1। तुमको हड़काता है ना, वो तो चेक करता है कि ब्रेन इसका है कि नहीं। वो भी अगर कंफ्यूज करना होगा तुमको तो दे देगा। पृथ्वी के सुरक्षित रखने के लिए सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता होती है और सेफ्टी वॉल्व जैसा कार्य करता है। चॉइस में 1 दे। लड़के जो नहीं पढ़े हैं वो सोचेगा सुरक्षित रखने के लिए तो जंगल जरूरी है, एकदम मारो 1 ही होगा। चॉइस बी में पशु पक्षी देगा, सी में जल दे देगा, सेफ्टी वॉल्व जल है, और डी में वो आहिस्ते से ज्वालामुखी सटाएगा। तो लड़के जो नहीं पढ़े वो तो इसको पक्का नहीं मारता है कि ज्वालामुखी ही कैसे सेफ्टी वॉल्व होगा। पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए उसको पानी और 1 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन सबसे सेफ्टी वॉल्व कौन है? ज्वालामुखी। यहाँ सेफ्टी वॉल्व का मतलब कुकर वाला ब्लास्टिंग से। अब इसमें हम लोग देखें ज्वालामुखी के लिए हम लोग देखें 2-3 बात। ज्वालामुखी में स्टेनोस्फेयर जो आप पार्ट देख रहे हो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर गहरा, इसके बाद स्थल पार्ट। ये स्टेनोस्फेयर से निकलते समय कई डिजाइन होते हैं, कई बार फैल भी जाते, कई बार ऐसे भी होता है कि यहां से चले तो ये चलते समय कुछ ऐसे भी बढ़ गए। कोई जरूरी नहीं कि सब एकदम एक रास्ते से निकल रहे। कुछ हो सकता है यहां से ऐसे भी हो गए, कुछ हो सकता है यहां से ऐसे भी हो गए, कुछ हो सकता है यहां से चल के ऐसे ऐसे जम गए, कई डिजाइन से जमते हुए। कुछ हो सकता है यहां से ऐसे ऐसे भी फैल गए। अंदर में बहुत सारे डिजाइन पृथ्वी के अंदर भी होते हैं और तब यहां से ये फिर निकलना शुरू होता है। और निरंतर उद्भेदन के बाद ये स्टेनोस्फेयर से निरंतर निकलने के बाद यहाँ पे एक पर्वत पठार जैसा आकृति बन जाता है। इसी को ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। यानी ये जो आकार बना, बोलो इसका नाम क्या हुआ? ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद हम लोग देखें जिस नली से निकल रहा है लगातार मैग्मा, उस नली को ज्वालामुखी नली पाइप कहते हैं, वोल्केनिक पाइप है। और वोल्केनिक पाइप ऊपर में जो गड्ढा जैसा बनाया उसी को हम लोग किस नाम से जानते? क्रेटर। इसी का नाम क्रेटर है। और क्रेटर कोई छोटा मोटा नहीं होता है। ये मत समझना कि कोई तुम्हारे घर का पाइप है जहां से निकलेगा। ये जब निकलता है तो ये आसान पार्ट नहीं होता, एकदम गाढ़ा होता है। जाते जाते ऊपर ठंडा होके जमता है, नीचे से मारा प्रेशर तो इतना बड़ा पार्ट हो सकता है धड़ाम उड़ गया, ऐसा भी हो सकता है।
उड़ गया तो ज्वालामुखी का मुंह जो है, मुंह, उसको क्रेटर कहते हैं। मुंह का नाम क्रेटर। और ये क्रेटर का व्यास छोटा मोटा नहीं, 21 किलोमीटर तक हो सकता है। कई लोग अभी मुंह बोले तो अपने मुंह जैसा सोचता है। ये 21 किलोमीटर व्यास तक हो सकता है। सोच लो 21 किलोमीटर कितना लंबा होगा। और कोई कोई ज्वालामुखी ऐसा भी होता है कि और बड़ा सेक्शन उड़ गया, 21 किलोमीटर से भी ज्यादा। अब बताओ ये कोई मुंह है? 21 किलोमीटर से भी ज्यादा। तो इसको हम लोग कोल्डेरा के नाम से जानते हैं, कोल्डेरा। तो बड़े क्रेटर को हम लोग क्या कहते? कोल्डेरा। छोटे जो मुंह है उसको क्या कहते? क्रेटर। और क्रेटर से कई पदार्थ निकलते रहते हैं। बोलो क्रेटर से सबसे ज्यादा क्या निकलेगा? आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस क्रेटर मुंह से सबसे ज्यादा क्या निकलेगा, अंदाज करो। चॉइस देंगे तब तो मारेगा। सबसे ज्यादा निकलेगा चॉइस ए छोटे छोटे कण, चॉइस बी गैस, चॉइस सी जलवाष्प और डी लावा। इससे सबसे ज्यादा निकलेगा लावा, जलवाष्प, गैस के छोटे छोटे कण। जल्दी बोलिए। तो 60 से 90%, रास्ते में पानी भी तो है। अरे 100 नीचे ही गर्म है, बीच में पानी का भी क्षेत्र है। और इसीलिए 60 से 90% तक जलवाष्प होते हैं। जलवाष्प के बाद इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कई गैस होते हैं। और इस गैस के साथ साथ कई छोटे छोटे पदार्थ भी निकलते, बड़े बड़े पदार्थ भी निकलते। जो छोटे छोटे पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग लेपली कहते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे पदार्थ को क्या कहते हैं? लेपली। और जो बड़े बड़े पदार्थ निकलते हैं इसको बम कहते हैं। बम ही है, बड़ा पदार्थ है तो ये बम से कम नहीं है। धड़ाम मारा, अपना उड़ा दिया। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे पदार्थ का नाम क्या है? लेपली। बड़े पदार्थ का नाम क्या है? बम। अगर अंदर की ओर हम जाएं तो अंदर इसके बनावट के आधार पर इसको अलग अलग नाम देते हैं। अगर ये इस प्रकार से फैला हुआ है तो इसको फेकोलिथ कहते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो इसको बैथोलिथ कहते हैं। खड़ा है तो सिल, पड़ा है तो डाइक, सिल और डाइक कहते। तो ध्यान दीजिए, फकोलिथ, लेपोलिथ, लोकोलिथ, सील, डाइक, कई आकृति है जो एक बार में समझाएंगे तो आंतरिक वाले आकृति समझ में आए। और ये सभी जमने के बाद एक चट्टान बनते हैं जो आंतरिक आग्नेय चट्टान। ऊपर जो आ गया इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय चट्टान। और यह जो चट्टान द्वारा ये जो ज्वालामुखी पर्वत बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा अंदर से लावा कैसा निकल रहा है। ये लावा क्या है इसको समझाएं। यहां पर मैग्मा है और मैग्मा के साथ साथ गैस और अन्य पदार्थ मिले हुए हैं। जब यही मैग्मा यहां से निकले तो गैस रहित मैग्मा को ही लावा कहते हैं। लावा और कुछ नहीं है, यही पदार्थ में गैस मिला है। जब ये बाहर आएगा तो गैस निकल जाएगा। और गैस रहित मैग्मा का ही नाम बोलो क्या है? लावा। और लावा पर ही इसका खेल है। लावा में सिलिका की मात्रा, बालू की मात्रा डिपेंड करता है किस प्रकार निकल रहा है। तेजी में निकला तो कम बालू पिघला पाएगा। अगर आराम आराम से निकला तो बालू की ज्यादा मात्रा पिघला पाएगा। और कितना बालू पिघला के निकल रहा है उसी के अनुसार से इसकी आकृति चेंज होती है। और इसको हम लोग लावा को दो प्रकार में बांटते हैं। एक को हम लोग एसिडिक लावा कहते हैं और दूसरा को बेसिक लावा कहते हैं, अम्लीय और क्षारीय। बात को ध्यान देंगे। अम्लीय लावा जो हमारा है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और जितना सिलिका अधिक होगा इसका कलर पीला होगा और वह उतना ही गाढ़ा होगा।
बात ध्यान दीजिए, आपको पूछा जाएगा कौन सा पर्वत कैसा होता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है, उसको सुनेंगे याद हो जाए। अम्लीय लावा का मतलब उसमें सिलिका बालू की मात्रा ज्यादा हो। अगर सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो कलर कैसा हो, पीला, चूंकि बालू उसी कलर का लगभग। और दूसरा महत्वपूर्ण बात कि ये पतला होगा कि गाढ़ा, गाढ़ा। और बताओ अगर गाढ़ा होगा तो इस पर्वत का ऊंचाई ज्यादा होगा कि चौड़ाई? जल्दी बोलिए, चौड़ाई लग रहा, ऊंचाई लग रहा है? अरे पेड़ा बनाए हो एकदम गाढ़ा, आप गिराते जाओ, गिराते जाओ, एकदम गाढ़ा है, तब सोचना ऊंचा ज्यादा होगा कि फैलेगा ज्यादा। गाढ़ा है तब फैलेगा, आप पतला जब दूध गिराना तब ऊंचा हो जाएगा। गजब कंसेप्ट है तुम लोग का जी। ये लोग एकदम गाढ़ा खोआ गिरवा रहे हैं तब फैलेगा, अब दूध गिराएगा तब ना, वो एकदम ऊपर चल जाएगा। दूध गिराएंगे तो उठ जाएगा, क्यों? तो जो है पतला है इसीलिए। हमेशा ध्यान रखो, पतला चीज फैलेगा, लेकिन जो गाढ़ा है वो फैलेगा नहीं, उठेगा, उठेगा। और यहां पर महत्वपूर्ण चीज ध्यान दे, यदि एसिडिक लावा है, अम्लीय लावा है, तो बोलो ऊंचा ज्यादा होगा कि चौड़ा ज्यादा होगा? जल्दी बोलिए। तो ज्वालामुखी पर्वत ऊंचा ज्यादा होगा और चौड़ा कम होगा। अब कहीं ज्वालामुखी पर्वत आप देख रहे हो और ऊंचा खूब है, चौड़ा कम है, तो समझ लोगे कि यह अम्लीय एसिडिक लावा से बना है, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है और ये गाढ़ा है। अब बताओ दूसरा एक भयंकर और खराबी, गाढ़ा रहेगा तो ये क्या होगा, विस्फोटी होता है, क्योंकि गाढ़ा है, जमेगा, धड़ाम धड़ाम आवाज करते रहेगा, जब जम गया नीचे से उद्भेदन होगा, धड़ाम से उड़ा दे। और इसीलिए विस्फोटी टाइप का है। अभी हम लोग देखेंगे 5 वैरायटी में इसको हम लोग बांटते हैं। कोई ज्वालामुखी दुनिया में कहीं भी विस्फोट होगा तो अखबार में निकलेगा कि वो 5 में से कैसा है, उसको अभी हम समझाएंगे। केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर कैसे होते हैं, दरारी उद्भेदन के आधार पर कैसे होते हैं, ज्वालामुखी का पूरे कंसेप्ट आपको एकदम मिल जाना चाहिए। दूसरी बात हम लोग समझे, अगर क्षारीय लावा होगा तो बोलो क्षारीय रहने पर सिलिका की मात्रा कम होगी कि अधिक? जल्दी बोलिए। अगर सिलिका की मात्रा कम होगी तो वो उठेगा कि फैलेगा? ये पतला होगा और फैलेगा। और अगर फैलेगा तो ऊंचाई ज्यादा कि चौड़ाई? तुम अब देखो कहीं भी अगर आग्नेय चट्टान मिल रहे हैं और चौड़ा फैला ज्यादा है, ऊंचाई कम है, इसका मतलब क्षारीय लावा से बना है, सिलिका की मात्रा कम है और एक कम गाढ़ा था, पतला था, इसलिए फैल गया। और जब पतला रहेगा तो बोलो धड़ाम धुड़ुम ज्यादा होगा कि कम? चलिए बोलिए, कम। और इसीलिए लगातार इससे निकलना शुरू रहेगा, और जब लगातार निकलते रहेगा तो इससे लाइट भी निकलते रहेगा, सब गरम गरम लावा निकलेगा, तो रात में भी दूर से लगेगा कि लाइट जल रहा है। आपको आगे आएगा कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते? स्तंभ बोली, ये क्या है प्रकाश स्तंभ? यही है। बेसिक लावा जब निकलेगा तो लाइट हमेशा उद्भेदन होते रहेगा, और उद्भेदन होते रहेगा तो समझो कि वहां पे प्रकाश जैसा जल रहा, उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहेंगे। इटली के पास वैसी घटना होगी। तो अब जरा यहाँ पे आप एसिडिक और बेसिक लावा को भी समझ पाए। अब यहाँ पे 2 बात और समझा लें और तब हम लोग फिर एग्जाम्पल राउंड पे चले गए, आपका बेस क्लियर होते चला जाएगा। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग। थोड़ी सी बात इसमें हल्का रिवीजन करें कि इतनी बातें आपको फिर से सही हो जाए। पूरे ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं। बाहर से जो ज्वालामुखी दिखाई दे रहा है उसको ज्वालामुखी कहते हैं। मुखी और मुख्यता में अंतर क्या है? ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया मुख्यता है, जो दिखने वाला पार्ट है वो ज्वालामुखी। अब दूसरी बात हम लोग सीखे कि ज्वालामुखी को पृथ्वी का क्या कहते हैं? सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तीसरी बात महत्वपूर्ण हम लोग सीखे कि ज्वालामुखी कहां पर ज्यादा होता है? समुद्र और स्थल के मिलने वाले जगह पर ज्वालामुखी सबसे ज्यादा होता है।
सभी महादेश में ज्वालामुखी है, यहां तक कि अंटार्कटिका में भी ज्वालामुखी जो बर्फ से ढका। अब सोचो बर्फ से ढका है, लेकिन तुम पढ़ोगे माउंट इरेबस। माउंट इरेबस एक ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका की ज्वालामुखी। सिर्फ एक महादेश ऑस्ट्रेलिया है जहां कोई ज्वालामुखी नहीं है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा महादेश है जहां ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया। पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बोलो भारत में है कि नहीं? कौन राज्य में? राज्य बोलो ये। हाँ, तो अभी हमने बताया स्थल और जल के मिलने वाले पार्ट में होगा, तो वो ज्वालामुखी बिहार में होगा, झारखंड में होगा? नहीं। स्थल जल मिलने वाले पार्ट और अंडमान निकोबार में एक द्वीप है बैरन द्वीप, और बैरन द्वीप में भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एकलौता है। तो आपको बैरन द्वीप पे यहां पर ध्यान रखना है। अब दूसरी बात आपको समझाए कि अंदर में हमारा मैग्मा चैम्बर स्टेनोस्फीयर में है, वहां से ज्वालामुखी जो निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है उसको वोल्केनिक पाइप कहते हैं। ऊपर में जो पर्वत बनता है वो ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। पाइप का जो मुंह होता है उसको क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर का व्यास 21 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो उसको कोल्डीरा कहते हैं। बोलिए क्लियर है सबका? ज्वालामुखी के मुंह से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? जलवाष्प निकलता है, यहां से गैस निकलता है, मैग्मा निकलता है, सभी चीज निकलते। और फिर इंपॉर्टेंट हम लोग देखें कि मैग्मा से अगर गैस अलग कर दें तो इसको हम लोग लावा कहते हैं। मैग्मा से गैस अलग करेंगे तो क्या नाम होगा? लावा। अगर लावा छोटे छोटे टुकड़े में निकलता है तो उसको लेपली कहते हैं। बड़े बड़े टुकड़े में निकलता है तो उसको बम कहते हैं। बड़ा टुकड़ा का नाम क्या होगा? बम। छोटे टुकड़े का नाम लेपली। फिर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाए कि लावा दो तरह के होते हैं। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो तो उसको अम्लीय कहते हैं, और जितना अम्लीय होगा उतना ही गाढ़ा होगा, और जितना गाढ़ा होगा उससे ज्वालामुखी पर्वत ऊंचा ज्यादा होगा और चौड़ा कम हो। जिसमें सिलिका की मात्रा कम हो उसको क्षारीय लावा कहते हैं, और क्षारीय लावा ब्लैक कलर का लगभग होता है, और इसकी चौड़ाई अधिक होगी, ऊंचाई कम होगी, यह पतला होता है। बोलो यहां तक क्लियर है सबका? अब आपको यहां के बाद की कहानी अब जरा ध्यान दें। ज्वालामुखी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर, केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर, और दूसरा को कहते हैं दरारी उद्भेदन के आधार पर। इसको जरा बढ़िया से सीखना क्योंकि यहीं पर मेन बेस है। केंद्रीय उद्भेदन का मतलब नीचे से जो निकलता है उसको केंद्रीय सेंट्रल उद्भेदन कहते हैं, और केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी को 5 भागों में बांटते हैं। आपको पूछा जाए कि बताओ केंद्रीय उद्भेदन के आधार पर ज्वालामुखी कितने तरह का है? 5 तरह। और 5 तरह में कौन कौन है? तो एक को कहते हैं पिलियन तुल्य, पिलियन तुल्य, विसुवियस तुल्य, विसुवियस तुल्य, अस्ट्राम्बोली तुल्य, अस्ट्राम्बोली तुल्य। और पहला दूसरा थोड़ा इंपॉर्टेंट, हम लोग देखें ये तुल्य वाली बात तो अभी समझ में आपको आ नहीं रही होगी। आ रहा है क्या? जल्दी बोलिए। नहीं, एक हम लोग देखेंगे हवाईयन तुल्य है, हवाईयन तुल्य, और एक है वोल्केनिक तुल्य। अभी आपको समझाएं, सबका ध्यान बोर्ड पर अगर आ जाए तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ज्वालामुखी को केंद्रीय उद्भेदन माने नीचे से कैसे निकल रहा, इसके आधार पर पूरे वर्ल्ड में 5 ही भाग में बांटते हैं। कोई ज्वालामुखी दुनिया के किसी कोना पर नया भी होगा
तो हमारे भूगोल वेत्ता लोग ये देखेंगे कि इसमें किसके जैसा तुल्य है। इसको जान के रखा गया है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं इसमें एसिडिक मात्रा, अम्लीयता बढ़ता है। बोलो, अगर अम्लीयता बढ़ेगा तो इन सभी का गाढ़ापन क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे जैसे गाढ़ापन बढ़ेगा इसके द्वारा विस्फोट क्या होगा? बढ़ेगा। पूछेगा सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है पिलियन तुल्य, स्ताम्बोली तुल्य, हवाईयन तुल्य। जल्दी बोलिए, पिलियन तुल्य सबसे खतरनाक। थोड़ा बेस दे दे। अभी कई लोग इस तुल्य उल्य में बड़ा डराते रहता है। ये सब तो कई लोग देख के सोचता है कि पता नहीं क्या क्या चल रहा है, याद ही नहीं हो। तो हम लोग चलते हैं गांव घूम। गांव की महिला क्या करती है, 4-5 आदमी को एगो एग्जाम्पल में रखती है। पुतोह लोग को एक एग्जाम्पल में रखती है। और नया कोई पुतोह आई भी और अगर कोई नहीं देखी है तो अब देखने वाली से पूछती है कैसी है, और वो बताएगी कि ऐसी है वैसी है, तो वो सब नहीं बोलेगी। वो अब एक ही बार पूछेगी कि फलनवा वाली जैसी है। अब 5 गो एग्जाम्पल है। अब 5 गो एग्जाम्पल में वो 5 के भिड़ाएगी कि तुल्य वही है, ये फलनवा वाली, चिलनवा वाली, ढेकनवा वाली, ये तुल्य है। ये केवल उसको खाली बोल दे कि ओकर पुतोह जैसा, तो नहीं देखी है तो समझ जाएगी ये भारी लड़ाकी नहीं है। उसका कैटेगरी है ना, उसको खाली कह देगा ओकर पुतोह जैसा तो समझ गई कि लड़ाकी ने। ओकर पुतोह जैसा, अरे बड़ा सुशील है, सीधा है। ओकर पुतोह जैसा तो बड़ा सुंदर है। फलना के पुतोह जैसा, आई तो बड़ी नाटा आ गई है। बिना देखले सोचो 5 गो एग्जाम्पल मारे तो गांव की महिलाएं बिना देखे दूर में भी बतिया रहे हैं तो खाली पूछ लेंगे कि पुतोह कैसा आई है, तो खाली पूछ ले तो कहेगी ओकर वाली जैसा, तो कल्पना कर सकती। बस अब तुम लोग सब समझ गया है, यही 5 पुतोह है। ये तुल्य, तुल्य माने तुलना करो इसके जैसा। अब दुनिया में कहीं भी ज्वालामुखी फूटे और बहुत विनाशकारी है तो उसका एक नाम दिया जाएगा और पेपर में आएगा कि यह पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है। जो लोग भूगोल जान रहा है वो कहेगा ओ पिलियन तुल्य का मतलब बहुत एसिडिक है और बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा, बहुत विस्फोट करेगा, बहुत खतरनाक। अब बोलो ये पिलियन तुल्य का मतलब समझा सब? अब तुम लोग समझ गया होगा। अब पेपर में आए कि हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी है तो खतरा ज्यादा नहीं है। हवाईयन तुल्य का मतलब एसिडिक सबसे कम है, और एसिडिक कम है तो ये फैलेगा, और फैलेगा तो बहुत ब्लास्ट धड़ाधम नहीं करेगा। जितने नीचे जाओगे खतरा बढ़ते जा रहा। तो अब बताओ दुनिया के ज्वालामुखी को किसके जैसा है, इस तुलना करने के लिए 5 एग्जाम्पल लिया गया। और तुल्य वाइज क्या होता है ये तो सब लोग समझ रहे हो। तुमको अब क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छे एग्जाम में यूपीएससी वगैरह में पूछता है कि ज्वालामुखी के गाढ़ापन के अनुसार सही क्रम है, और इसका क्रम दे देगा स्ताम्बोली, हवाईयन, पिलियन, विसुवियस। तो अब आपको अपने से सजाना पड़ेगा। तो ये नाम तुमको ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति क्या किया, वो विष पी गया, जहर पी गया। किससे से? तो स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ माने पाइप, देखा होगा। स्ट्रॉ से पी गया और हवाई बोल दिया। अरे पी जाएगा तो बचेगा जहर, हवाई बोल दिया। तो आपको ध्यान रखना, जब हम कहें कि ज्वालामुखी के तुल्य बताओ, कहना कि समझ गए सर, हवाई बोल दिया। हवाई बोल दिया कैसे जी? तो जी स्ट्रॉ से विष पी गया, विष पी गया। स्ट्रॉ से विष पी गया, जहर पी गया। तो परीक्षा में खाली ध्यान रखना है इतना ही, हवाई बोल गया। हवाईयन तुल्य, वोल्केनिक तुल्य। स्ट्रॉ से स्तंभली तुल्य, विष पी गया विसुवियस तुल्य और पिलियन तुल्य। बोलिए क्लियर है सबका? इसमें सबसे खतरनाक कौन? पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होता। अब गांव में पुतोह किसी का रख दे एकदम लड़ाकिन, हमेशा लड़े, डेली फाइटा फाइटी, तो ओकर नाम लेते ही समझ जाओ बड़ा खतरनाक पिलियन तुल्य आई है।
बात समझ लो, जिसके यहाँ धड़ाम धुड़म ज्यादा हो, कोई पूछे कैसन पुतो है, तुम कहना पिलियन तुल्य आइए। पिलियन तुल्य का मतलब कहना मेरा रिवीजन हो गया, बड़ा विस्फोटी है, दिल्ली लड़ाई। तो अब जरा हम लोग ध्यान दें, केंद्रीय उद्भेदन भी आप लोग समझ गए। दूसरा नंबर हम लोग देखें तो इसमें महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग कहते हैं दूसरा केंद्रीय के बाद दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन का मतलब होता है दरार से निकलना, और दरार से निकलने का मतलब है अगर एक प्लेट इधर जाए और दूसरा प्लेट इधर जाए। पिछले क्लास में आपको बताया था ये विनाशी है कि रचनात्मक, रचनात्मक। तो अंदर से मैग्मा चैम्बर यहां से निकल करके और यहां पर ज्वालामुखी का निर्माण करेगा, तो इसको हम लोग दरारी उद्भेदन कहते हैं। एक जगह रहे और अंदर से मारे तो उसको केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। बोलो, केंद्रीय और दरारी में अंतर क्लियर हो गया सबका? तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको समझाएं, ज्वालामुखी का प्रकृति कैसा है, उसके आधार पर इसको तीन भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं जागृत, एक को कहते हैं सुषुप्त, और तीसरा को कहते हैं मृत। ज्वालामुखी को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक जगा हुआ निकल रहा है, दूसरा नंबर सुषुप्त 8-10 साल हो गया है लेकिन मरल मत समझना, 8-10 साल बाद भी कभी भी धड़ाम शुरू हो जाएगा, सोया हुआ। और तीसरा है मृत, मर चुका है 25-30 साल 50 साल से कुछ नहीं हुआ। और मृत का लक्षण क्या है, इसके क्रेटर में जो मुंह है 21 किलोमीटर तक हो सकता है, ये पूरा मुंह में जल भर जाएगा और ऊपर में ही झील बनेगा जिसको क्रेटर झील कहते। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा झील, तो मान लो टिटिकाका कहेंगे तो तुम समझ लेना कि झील और ऊंचा ऐसा ही बना होगा। अरे झील और ऊंचा हो गया इसका मतलब वो क्रेटर निर्मित है, ज्वालामुखी का मुंह होगा और वो पूरा भर गया तो विश्व का सबसे ऊंचा झील होगा। और क्या नीचे वाले झील को कोई जैक लगा के उठा लेगा? क्रेटर निर्मित झील होगा। अब इसमें जरा ध्यान से सुन लें, तो मृत का पहचान हो गया कि आपका यहाँ पे मुंह बंद, पूरा पानी भर गया। अब इसके उदाहरण आपसे पूछे जा सकते, ऐसे छोटे एग्जाम में उदाहरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का कंसेप्ट क्वेश्चन ज्यादा रहता है। अच्छे परीक्षा में कंसेप्चुअल देता है, कौन खतरनाक है, अब वो सब पिलियन टाइप्स में देगा तो सब साधारण लड़के से नहीं बन। अब जरा ध्यान दें, जागृत में आप अभी देख लिए अस्ट्राम्बोली, अभी देखिए अस्ट्राम्बोली एक ऐसा ज्वालामुखी है जागृत। इसमें हम लोग देखें सुषुप्त का उदाहरण तो फ्यूजियामा, फ्यूजियामा सुषुप्त है। और मृत का हम लोग देखें किलिमंजारो, किलिमंजारो। अभी सबका एक उदाहरण 3-4 कम से कम सब में चलना होगा, लेकिन आपको हम समझाते जा रहे हैं। इसका उदाहरण और भी देखें, देवबंद, पोपा, कई बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसको आपको दिमाग में सेट करना। इसमें हम लोग देखें, इसमें अस्ताम्बोली, माउंट एटना, माउंट एटना सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो माउंट एटना हो गया। भारत का आप देख लिए बैरन, बैरन ज्वालामुखी होगी, तो अन्य और भी कई आएंगे। अब आपको ध्यान रखना है मौना लोआ, ये भी अच्छा ज्वालामुखी है, मौना लोआ। इसमें आएंगे क्राकाताओ, क्राकाताओ ये इंडोनेशिया का बहुत अच्छा सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो अब आपको जरा ध्यान दीजिए, विसुवियस ये भी एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी इसमें आएगा। तो कई नाम आपको आएंगे, अभी हम समझा दें जो मेन पूछे जाते हैं। 2-4 उदाहरण एकदम दिमाग में सेट करो, आपको देगा कौन सुषुप्त है, नाम से ही पता चलेगा, और उसके लिए दिमाग लगाना है। मान लो आपको कहें देवबंद, तो आप मुस्कुराना कि सर समझ गए ये तो बंद हो गया, बंद हो गया तो मर गया, नाम है बंद। देवबंद समझना ईरान का, बंद है तो खत्म, बंद है, मृत है। जब हम कहें किलिमंजारो तो नाम से ही समझना कील हो गया, हत्या हो गया, मर गया, यू मरले है। अरे नामे में आंसर है, किलिमंजारो कहना कि सर कील गया, मर गया।
देव बंद, कान्हा जी बंद, मर गया। फ्यूजियामा, कान्हा समझ गए सर, फ्यूज उड़ल है, जुड़ जाएगा कभी, ठिकाना नहीं है। अरे सुतल है, करंट भी नहीं, नाम क्या है? फ्यूजियामा, फ्यूज उड़ा हुआ है। तो क्या फ्यूज उड़ गया तो लाइन कट गया? नहीं, कभी भी आ सकता है, ये फ्यूज उड़ा हुआ। और इसका तो समझ ही रहा है, अष्टाम बोली, नामे है बोली, जगल है बोली, क्यों जगा हुआ, बात समझ लो। और दिमाग में सेट रखना कि बोली, इतना बोली ये लगा कि जम जगी हुई है, और इतना बोली कि लगा जूता लगा दें, जूता मने इचली, दोनों इचली में, दिमाग में भी सेट कर ले। इतना बोली कि लगा जूता लगाए, जूता मने इचली। तो आपको ध्यान रखना है, अस्ताम बोली और माउंट एटना, ये दोनों कहाँ है? इटली में। तो धीरे धीरे सब नाम भी आपको याद हो जाएंगे। अब कुछ लिखने की क्रियाकलाप के साथ हम लोग चलेंगे। आज ज्वालामुखी टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको किसी अल्टरनेट क्लासेस में 1 क्लास 2 क्लास और लेंगे, और फिजिकल ज्योग्राफी आपके लास्ट हो जाएगा। कल से नया सिस्टम आपके इतिहास के साथ शुरू हो रहा है। नए लोगों को भी कल से कई इंफॉर्मेशन दिए हुए, तो कल से आपका ध्यान दीजिए, नए विषय जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? इतिहास। भूगोल जान के फिजिकल आपका लगभग हमने कंप्लीट कर दी। 1 क्लास 2 क्लास और लेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी से जो भी प्रश्न होंगे खूब मजे में बन जाए। और तब अब यहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका मजबूत करना। वर्ल्ड भी एक बार पूरे मन से पढ़ा देंगे तो लगेगा कि हाँ, विश्व में खूब बढ़िया मेरा यहाँ से बन पाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको कंसेप्ट अच्छा आ जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद इंडियन उधर चल रहा है, फिर इस बैच में तब इंडियन भी चलेंगे। और आपका रूटीन कल इतिहास शुरू हो जाएगा, और कल के बाद धीरे धीरे उसमें अब दिनों दिन वृद्धि होते जाएगा रूटीन। करंट अफेयर वाला सेक्शन भी सब जोड़ना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से लिखिए, इसमें ज्वालामुखीता हेडिंग दे दी है सबना, नीचे डैश पे के लिख दें, ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया को ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं। ज्वालामुखी निर्माण की प्रक्रिया को ज्वालामुखीता कहते हैं। ज्वालामुखीता कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। ज्वालामुखी को पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। सेफ्टी वाल्व कहते हैं। नीचे अस्तार लगा के डैश के लिखिए, ज्वालामुखी निर्माण की क्रिया सबसे अधिक ज्वालामुखी निर्माण की क्रिया सबसे अधिक ज्वालामुखी निर्माण की क्रिया सबसे अधिक, बोल दो कहां पे, बोलो कहां पे सबसे ज्यादा? स्थल और जल के मिलने वाले स्थान पर होता है। स्थल और महासागर के मिलने वाले स्थान पर होता है। स्थल और महासागर के मिलने वाले स्थान पर होता है। मिलने वाले स्थान पर होता है। मिलने वाले स्थान पर होता है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखिए, ऑस्ट्रेलिया महादेश एकमात्र महादेश है। ऑस्ट्रेलिया महादेश एकमात्र महादेश है
ऑस्ट्रेलिया महादेश एकमात्र महादेश है जिस पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। एकमात्र महादेश है जिस पर कोई ज्वालामुखी नहीं है। ज्वालामुखी नहीं है। नीचे डैश के लिखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह से ज्वालामुखी पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के सतह से बोलो कितनी गहराई? 5000 किलोमीटर की 6000? कितना जाओगे अंदर? 1000? 100 पे रहो। 1000 डिग्री टेम्परेचर था तो बहुत ज्यादा एक ही बार अंदर चला जाता है। लिख लीजिए, पृथ्वी के सतह से 100 से 200 किलोमीटर अंदर, 100 से 200 किलोमीटर अंदर स्थित स्टेनोस्फेयर से निकलता है। स्टेनोस्फेयर से निकलता है। स्टेनोस्फेयर से निकलता है। डैश देखिए, ज्वालामुखी के जिस भाग से मैग्मा निकलता है, स्टेनोस्फेयर को ही मैग्मा चेंबर कहते हैं, ध्यान रखना। ज्वालामुखी के जिस भाग से मैग्मा निकलता है, बोलो उसको क्या कहते? क्या कहते? मुंह, क्रेटर। वही क्रेटर है। नहीं, तुम बहुत उल्टा पुल्टा खा लो। उल्टा पुल्टा खा लोगे तो अंदर गैस बनेगा और समझ में आएगा ज्वालामुखी कैसे निकलता है। मारा धाए तो ज्वालामुखी है। हमारा ना उस समय नाक मुंह जो देखने में लग रहा है वो मुखी आई मुंह ही, यही क्रेटर है। कभी कभी बड़का खुल गया तो ये कल्डेरा हो गया। बात समझ रहा है ना? बड़का उल्टी हुआ एकदम वो कर लिया तो कहना क्रेटर से कल्डेरा बन गया। तो ध्यान रखना है। लिख दीजिए, ज्वालामुखी के जिस भाग से मैग्मा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर कहते हैं, उसे क्रेटर कहते हैं। ब्रैकेट में, क्रेटर का व्यास 21 किलोमीटर तक हो सकता है। इसीलिए लिखा रहा है कि कई लड़का कोल्डेरा बोलते हैं तो थोड़े समय बढ़ा लेता है। 21 किलोमीटर से बड़ा होगा तब कोल्डेरा होगा। ब्रैकेट में, व्यास, क्रेटर का व्यास 21 किलोमीटर तक होता है। 21 किलोमीटर तक होता है। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दीजिए, क्रेटर से बड़े आकार, क्रेटर से बड़े आकार के मुंह को बड़े आकार के मुंह को कोल्डीरा कहते हैं। कोल्डीरा कहते हैं। कोल्डीरा कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, क्रेटर का मतलब गड्ढा होता है। ये वोल्केनिक पाइप में अंदर की ओर जो गड्ढा है ये विस्फोट से उड़ गया। एक गड्ढे वाले पार्ट का ही नाम क्या है? क्रेटर। क्रेटर दो तरह के हो सकते हैं, ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर या दूसरा उल्का पिंड निर्मित क्रेटर। ऐसा हो सकता है आसमान से बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरे। हाल में बिहार में एक जिले में किसान के खेत में गिरा था। कौन सा जिला? मधुबनी। सब उसका उल्का पिंड अभी भी रखा गया पटना म्यूजियम में। तो सोचिए, अब ये तो भाग्य अच्छा था वो किसान का कि छोटा गिरा। अगर ऊपर से बड़ा सा पिंड गिर जाए 2-3 किलोमीटर व्यास वाला, तो समझ ही रहे हो। अरे खेत में भी गिर जाए तो जिसके खेत में गिर जाए 2 किलोमीटर व्यास वाला पिंड, वो उल्का पिंड है।
तो उस समझ रहे हो कितना बड़ा गड्ढा कर देगा, और उस गड्ढा को ही क्रेटर कहते हैं, ये भी क्रेटर है। और इसमें जब पानी भर जाएगा तो बेचारा किसान का खेत झील बन जाएगा, और वो क्रेटर झील है। महाराष्ट्र के लोनार में, लोनार झील जो देखोगे वो क्रेटर निर्मित झील है। तो वो क्रेटर क्या ज्वालामुखी वाला है? नहीं, उल्का पिंड वाला है। तुमको इसीलिए समझा रहे हैं, देखो भारत का सब झील पढ़ाएगा, अब उसमें आएगा निम्नलिखित में कौन सा झील क्रेटर निर्मित है। अब लड़के तो क्रेटर बोलते हैं, उसके एल्टीना में ही वाला आ जाता। क्रेटर दोनों है, गड्ढा होना चाहिए पार्ट में, और क्रेटर दो तरह का हो गया, उल्का पिंड द्वारा निर्मित क्रेटर और ज्वालामुखी द्वारा निर्मित क्रेटर। तो ज्वालामुखी के जो क्रेटर होंगे उसका झील नीचे होगा कि ऊपर? ऊपर। और उल्का पिंड वाला नीचे। तो लोनार झील उल्का पिंड निर्मित झील है। ऑब्जेक्टिव दे देगा उल्का पिंड द्वारा निर्मित झील निम्नलिखित में कौन है? लोनार। दूसरा आपको दे देगा कौन क्रेटर निर्मित है, तो भी लोनार। तो इंडिया में विशेष डिटेल पढ़ाएंगे, अभी केवल हम कोशिश कर रहे हैं क्रेटर का पार्ट आप बढ़िया से समझो। बोलिए। ज्वालामुखी कहीं भी गिर सकता है, अब तो कम गया, कारण अब हम लोग का वायुमंडल का लेयर मजबूत हो गया। पहले वायुमंडल के लेयर हमारे बहुत मजबूत नहीं थे, तो उल्का पिंड की घटनाएं ज्यादा होती थी। आज भी घटनाएं होती है, लेकिन आज जैसे ही गिरता है तो हवा के घर्षण से वो जलने लगता है, और जलते हुए गिरना, सिनेमा में उसको टूटता हुआ तारा कहता है, और बस कहता है वो देख के जो बोलोगे हो जाएगा। तो उस सिनेमा में होता है, टूटता हुआ कोई तारा उरा नहीं है, वो एक उल्का पिंड है जो जलते हुए गिरते गिरते 99% उल्का पिंड गिरते गिरते जल जाता। कोई कोई जिसका आकार बहुत बड़ा है, बिना पूरी तरह जले हुए गिर गया तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। जल के खत्म हो गया तो उसको उल्का कहते हैं। उल्का और उल्का पिंड में अंतर है, जो जल के खत्म हो गया उसका नाम उल्का, और गिर गया तो उल्का पिंड। दोनों में डिफरेंस है, और कहीं भी गिर सकता है, किसी समय गिर सकता है। ये कोई बरसात उरसात का मौसम नहीं है, और न खाली रात में गिरेगा, ये भी नहीं समय, कभी भी कहीं बाय चांस ये गिरने की घटना हो सकती। तो अब जरा हम लोग क्रेटर और कोल्डीरा समझ गए, अब जल्दी से बोल लो, क्रेटर से निकलने वाले छोटे छोटे पिंड को लेपली क्या कहते हैं? लेपली। और बड़े बड़े पिंड को बम कहते हैं। नीचे डैश के लिख दीजिए, क्रेटर से निकलने वाले छोटे छोटे पिंड को क्रेटर से निकलने वाले छोटे छोटे पिंड को क्रेटर से निकलने वाले छोटे छोटे पिंड को लेपली लेपली और बड़े बड़े पिंड को बम कहते हैं। लेपली और बड़े बड़े पिंड को बम कहते हैं। बड़े बड़े पिंड को बम कहते हैं। नीचे डैश देखिए, ज्वालामुखी से सबसे अधिक ज्वालामुखी से सबसे अधिक बोलो क्या निकलता है? वेरी गुड, जलवाष्प निकलते हैं। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलते हैं। जलवाष्प निकलते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके, मैग्मा मैग्मा जब गैस रहित हो जाता है, मैग्मा जब गैस रहित हो जाता है, गैस रहित हो जाता है तो इसे बोलो, मैग्मा जब गैस रहित है तो क्या कहोगे? लावा। वेरी गुड, तो इसे लावा कहते हैं। लावा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, लावा दो प्रकार के होते हैं।
लावा दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर लिखिए, अम्लीय लावा। अम्लीय लावा। अम्लीय लावा, बोलो एसिडिक लावा के बारे में आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। एसिडिक किसको कहेंगे? जल्दी बोल दीजिए। हाँ, वेरी गुड। एसिडिक लावा का मतलब सभी लड़के को क्लियर हो गया कि एसिडिक लावा किसको कहेंगे। तो इसका मतलब है इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी और गाढ़ापन अधिक होगा, ज्यादा कलर पीलापन होगा और इससे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत ऊंचा अधिक और चौड़ा कम हो। क्लियर है सबका ना? लिख दीजिए अम्लीय लावा डैश देके, सिलिका की मात्रा अधिक, सिलिका की मात्रा अधिक, कॉमा अधिक गाढ़ापन, अधिक गाढ़ापन, अधिक गाढ़ापन, कॉमा पीला रंग का, पीला रंग का, कॉमा इससे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत, इससे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत इससे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, बोलो ऊंचा ज्यादा कि चौड़ा? ऊंचा अधिक और चौड़ा कम होता है। ऊंचा अधिक और चौड़ा कम होता है। ऊंचा अधिक और चौड़ा कम होता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए, क्षारीय लावा। क्षारीय लावा, क्षारीय लावा डैश देके लिख दीजिए, इसमें सिलिका की मात्रा कम होता है, सिलिका की मात्रा कम होता है, सिलिका की मात्रा कम होता है, कम गाढ़ा होता है, कम गाढ़ा होता है, हल्के काले रंग का 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 होता है, इससे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत, इससे निर्मित ज्वालामुखी पर्वत की चौड़ाई अधिक और ऊंचाई कम होता है, की चौड़ाई अधिक और ऊंचाई कम होता है, चौड़ाई अधिक और ऊंचाई कम होता है। नीचे लिख दीजिए डैश देके, उद्भव के अनुसार ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं।
उद्भव के आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रीय उद्गार, पहला केंद्रीय उद्गार। और जल्दी बोलिए, अभी हम समझाए केंद्रीय उद्गार को कितने भाग में बांटे हैं? 5। ज्यादा केंद्रीय उद्गार ही होता है और उसको तुलना करने के लिए कितने रखे हैं? 5। डैश देके लिख दीजिए, केंद्रीय उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के तुलना के लिए केंद्रीय उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के तुलना के लिए इसे 5 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर का नाम हवाईयन तुल्य, नाम लिख देंगे हवाईयन तुल्य। दूसरा नंबर वोल्केनिक तुल्य, अस्ट्राम्बोली तुल्य, विसुवियस तुल्य और पिलियन तुल्य। पिलियन तुल्य आपको बताया कि इन सभी ज्वालामुखी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे लावा क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। बोलिए, गाढ़ापन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और गाढ़ा बढ़ेगा तो विस्फोट क्या होगा? बढ़ेगा। आपसे किसी दो में कंपैरिजन करा देगा कि कौन ज्यादा विस्फोटी है, अस्ट्राम्बोली तुल्य की हवाईयन तुल्य? ज्यादा विस्फोटी कौन होगा? अस्ट्राम्बोली। जैसे जैसे नीचे आएगा लावा बढ़ेगा, गाढ़ापन बढ़ेगा, विस्फोट बढ़ेगा। जल्दी इसको लिखिए और बता दीजिए सबसे खतरनाक कौन है? पिलियन तुल्य। वेरी गुड, जल्दी लिख दीजिए। और नीचे अस्तार लगा के डैश देके लिख दीजिए सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक बोलो कौन हो गया? पिलियन तुल्य है। सबसे खतरनाक पिलियन तुल्य है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे खतरा कम है कि ज्यादा? ज्यादा। गाढ़ा ज्यादा है, ब्लास्ट ज्यादा करेगा। नीचे सेकंड नंबर लिख दीजिए दरारी उद्गार या दरारी उद्भेदन। दरारी उद्गार या दरारी उद्भेदन। और जल्दी बोल दें, दरारी उद्भेदन में क्या होगा? बताए थे, जब दो प्लेट एक ही दिशा की विपरीत दिशा में गतिशील होगा तो यहां पर कैसा उद्भेदन होगा? दरारी होगा। डैश देके लिख दीजिए, जब दो प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होता है दो प्लेट विपरीत दिशा में गतिशील होता है विपरीत दिशा में गतिशील होता है तो इससे दरारी उद्भेदन के ज्वालामुखी निर्मित होते हैं। दरारी उद्भेदन के ज्वालामुखी निर्मित होते हैं।
दरारी उद्भेदन के ज्वालामुखी निर्मित होते हैं। नीचे डैश देके, ज्वालामुखी के सक्रियता के अनुसार इसे 3 भागों में बांटते हैं। ज्वालामुखी के सक्रियता के अनुसार इसे 3 भागों में बांटते हैं। ज्वालामुखी के सक्रियता के अनुसार इसे 3 भागों में बांटते हैं। सक्रियता के अनुसार इसे 3 भागों में बांटते हैं। लिख दीजिए, एक का नाम जागृत ज्वालामुखी, बोलो। दूसरे का नाम सुषुप्त ज्वालामुखी, आप बोल दीजिए तीसरा का नाम मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी। बाकी ये जब विश्व पढ़ाएंगे तो इस पर डिटेल सब आएगा, अभी केवल बेस बनाएंगे। वर्ल्ड का जब मानचित्र चलेगा तो उसमें पर्वत पठार में ऑटोमेटिक सबका नाम आते चला जाएगा। अभी केवल बेस समझ लीजिए, फिर वर्ल्ड में आएगा तो याद हो जाएगा। जिस ज्वालामुखी से कुछ समय अंतराल पर ही सही लेकिन अगर उद्गम हो रहा है तो इसको क्या कहते हैं? जागृत। जिसमें कुछ वर्ष पहले हुआ था अभी बंद है उसका नाम क्या है? सुषुप्त। और जिसमें कई वर्षों से बंद है, उसके क्रेटर में जल जमा हो गया है, तो इसको क्या कहते हैं? मृत कहते। बोलो, क्लियर है सबका? अब इसमें उदाहरण ध्यान दो। जागृत का उदाहरण बोली, तो क्या नाम है? अस्ट्राम बोली। और बोलो, अस्ट्राम बोली कहाँ स्थित है? इटली। बहुत ज्यादा बोली, इतना बोली तो माउंट एटना। बोलो, माउंट एटना भी कहाँ है? इटली। भारत का आपको बताए कौन? बैरन ज्वालामुखी या बैरन द्वीप पर स्थित, ये कहाँ हो गया? भारत। जल्दी जल्दी बताते जाओ। इधर का फ्यूजियामा, बोलो फ्यूजियामा कहाँ हो जाएगा? जापान। बोलिए जल्दी से। देवबंद, देवबंद कहाँ है? ईरान। किलीमंजारो कहाँ है जी? अफ्रीका महादेश तो है ही। किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया। हाँ, जगह ध्यान रखना, तंजानिया। किलीमंजारो तंजानिया।